नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट। भाई सीधा सा मामला है कि ये एक न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है, ठीक है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मौजूद हो, राइट, तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी। दूसरा प्रश्न हमने पढ़ा कि वो इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां भी जा सकता है, तो जब वो उससे हायर स्टेट में चला जाए तो उसकी एनर्जी कितनी होगी। जब वो यहां से जंप करके यहां चला जाए तो उसकी एनर्जी कितनी होगी। यानी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट, राइट। द सेकंड वन हम पढ़ेंगे द रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट। बोहर्स रेडियस नाम दिया गया। फर्स्ट रेडियस ध्यान दीजिएगा, सेकंड रेडियस क्लियर हो गया। सो थर्ड रेडियस। सो रेडियस के बारे में हम बात करेंगे, बोहर्स रेडियस के बारे में। क्लियर हो गया। तो दो पॉइंट हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट एंड द सेकंड वन इज बोहर रेडियस। और ये दोनों के दोनों टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन एटम के लिए जहां पर इलेक्ट्रॉन 1 है, या फिर हाइड्रोजन लाइक आयंस के लिए जहां पर भी इलेक्ट्रॉन 1 है, हेलियम पॉजिटिव, लिथियम पॉजिटिव, जहां पर भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 है। तो जो बोहर साहब का रेडियस और एनर्जी को लेकर अजम्पशन था वो हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक आयंस के लिए ही था। और ये उसका फिर ड्रॉबैक भी शामिल हुआ कि वो बाकियों के बारे में क्या, इनकी तो आपने रेडियस और एनर्जी के बारे में बात कर लिया, लेकिन बाकी सबका कितना होगा, राइट। सो उससे फिर इसका लिमिटेशन माना गया। लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे कि भाई एनर्जी कितना होगा और रेडियस कितना होगा। दीज आर द टू सिंपल पॉइंट्स, ओके। अब समझिए ध्यान से, पहला पॉइंट है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट। पर्टिकुलर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी, और फॉर हाइड्रोजन और एच एटम और एच लाइक आयंस, राइट। आपकी बुक्स के अंदर हाइड्रोजन के लिए अलग फॉर्मूला है और उसके बाद हाइड्रोजन लाइक आयंस के लिए अलग फॉर्मूला है। कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, दोनों को एक ही चीज में पढ़ लेते हैं। तो पॉइंट इज क्लियर। अब मामला आता है भाई कि आप सबको ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट कितना होगा, राइट। फॉर्मूला डेरिवेशंस नहीं है आपके सिलेबस में, राइट। कभी क्लासरूम में मिलेंगे तो डेरिवेशन आपको समझा दी जाएगी भाई किस तरीके से ये डराइव हुआ, ठीक है। लेकिन अभी आप लोगों को ध्यान रखना है कि एनर्जी ई एन को किससे रिप्रेजेंट करोगे, और याद रखने का तरीका -2 me4, ध्यान रख लीजिएगा, इतना याद रख सकते हो, राइट। -2 me4 आप लोग याद रख सकते हो। फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है लेकिन आप लोग इस पॉइंट को ध्यान रखना, E n = -2 me4, राइट। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की पावर 4, ठीक हो गया। और उसके बाद आप लोग एक लाइन याद रखिए, जिंक पाई नहीं है, जिंक पाई नहीं है, ध्यान दीजिएगा, सारे का स्केयर, राइट। जिंक पाई नहीं है का मतलब जेड का स्केयर, पाई का स्केयर नहीं, एन का स्केयर, और है एच का स्केयर, राइट। या फिर आपका मेमोरी है, आप जैसे याद करना चाहो करिए, लेकिन फॉर्मूला क्या बन गया, -2 me4 जेड स्केयर, पाई स्केयर, एन स्केयर, एच स्केयर। आप लोग कैसे भी याद रखिए इस फॉर्मूला को। और ये सब टर्म क्या है, इसको थोड़ा और सिस्टम से लिख लेते हैं। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा रफ वर्क के तौर पे बता दिया। रफ वर्क क्यों, क्योंकि आप इसको ऐसे याद रख लीजिएगा, राइट। लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, -2m, राइट, 2m पाई स्केयर e4 अपॉन h स्केयर इंटू जेड स्केयर और एन स्केयर। ये हम देखते हैं क्या क्या भाई, -2m पाई स्केयर को आगे ले आए, e4 h स्केयर आगे ले आए, जेड और एन। दो पार्ट में क्यों बैठा, क्योंकि ये सब चीजें कांस्टेंट है, राइट। क्या कांस्टेंट है भाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, पाई का वैल्यू, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एच का वैल्यू, ये चीजें कांस्टेंट नहीं है। ये चीजें चेंज होंगी। आपका हाइड्रोजन है तो जेड का वैल्यू 1 होगा, न्यूक्लियर चार्ज।
आपका हीलियम है तो जेड का वैल्यू 2 होगा, हीलियम पॉजिटिव क्योंकि हाइड्रोजन लाइक आयंस पे बात कर रहे हैं, राइट। आपका लिथियम 2 पॉजिटिव है तो जेड का वैल्यू 3 है। तो आपकी बुक्स में जब आप जाओगे ना तो आपको हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला क्या मिलेगा, जेड की जगह आपको 1 रखा मिलेगा। सो यहाँ पर जेड स्क्वायर को हटा दीजिएगा, हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला क्या बना हाइड्रोजन के लिए, En इक्वल टू -2m पाई स्क्वायर E4 अपॉन n स्क्वायर x स्क्वायर, क्या गायब है, जेड स्क्वायर। तो आप लोग जेड लिख लीजिए क्योंकि फिर हीलियम के लिए आपको अलग फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, हीलियम पॉजिटिव है, लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए समझ में आगे नहीं आ गया, आप एक ही फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, इसी से हाइड्रोजन का बनाइएगा, इसी से बाकी का बनाइएगा। तो पॉइंट इज क्लियर। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, इसको समझ ले जाइए आप लोग। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज रिप्रेजेंटेड बाय -2m पाई स्क्वायर E4 h स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर एल स्क्वायर। याद रखने का तरीका मैंने आपको क्या बताया कि आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए, En इक्वल टू -2m E4 और जिंक पाई नहीं है का स्क्वायर, जिंक पाई नहीं है का स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर, राइट। तो बहुत सरलता से याद रह जाएगा। तो फॉर्मूला, राइट, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी फॉर्मूला को याद करने में आता है क्योंकि डेरिवेशन भी नहीं है और फॉर्मूला भी थोड़ा बड़ा है, तो यहां से आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। अब प्रश्न आता है कि जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, पाई का वैल्यू, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन h स्क्वायर, ये जो वैल्यू आप लोग मैथमेटिकली पुट करोगे तो आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला -2.18 इंटू 10⁻⁸। क्लियर हो गया, m पाई स्क्वायर ये सब का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे तो, राइट, डॉट जेड स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर जूल पर एटम, जूल पर एटम, दिस इज द क्लियर पॉइंट। सो इस तरीके से आप लोग मैथमेटिकली वैल्यू पर पहुंच गए हो। क्या क्या मैथमेटिकली वैल्यू आ गया आपका, ये आपका सब का वैल्यू आपने पुट कर दिया। अब ये बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट के दिमाग में आता है, एनर्जी है तो नेगेटिव क्यों है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, 2 मिनट बाद बात करते हैं एनर्जी नेगेटिव क्यों है। क्लियर हो गया। सो जो अगर आप इस जूल पर एटम को किलोजूल पर मोल में बदलना चाहो, बहुत बार आपको ये यूनिट ऐसे भी मिलेगी, तो आप सबको पता है भाई 1 जूल में 10 की पावर -3 किलोजूल होते हैं, या 1 किलोजूल इज इक्वल टू 10 की पावर 3 जूल, और आप सबको पता है 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होते हैं। अपने आप चेंज करिएगा और अपने आंसर को अपने बुक से मैच कीजिएगा। ये 11th क्लास के स्टूडेंट से एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि जूल पर एटम को किलोजूल पर मोल में बदलना हो, किलोजूल में जूल आपको पता है, मोल में एटम आपको पता है, तो आप कैसे चेंज करेंगे। पॉइंट इज क्लियर। अगर मान लीजिए आपको यही चीज, क्योंकि डाटा आपको अलग अलग मिलेगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम अगर आपसे पूछा जाए तो आप सबको पता है भाई जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻90 जूल। पिछली क्लास में हमने बात किया था, राइट। तो अब आप लोग जूल पर एटम को इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के अंदर बदलना है तो आप लोग बदल लीजिएगा। तो ये जो पॉइंट है भाई, एनर्जी को कैसे आप लोग ध्यान रखोगे, पॉइंट इज क्लियर। सो पूरा का पूरा सीक्वेंस आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए, और उसके बाद आप लोग वैल्यू पुट करोगे और डिफरेंट यूनिट्स के अंदर आप उसको कन्वर्ट कर पाओगे। दिस इज द फिनोमिना रिलेटेड टू एनर्जी। क्लियर पॉइंट। दोबारा से बात कर लीजिए, बहुत सरल सा मामला था। तो क्या याद रखा भाई, En इज इक्वल टू -2m E4 और जिंक पाई नहीं है x स्क्वायर। क्लियर हो गया। मॉडिफाइड किया, En इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आगे ले आए, सो -2 En रिप्रेजेंट टू -2m पाई स्क्वायर, राइट, m पाई स्क्वायर E4 अपॉन h स्क्वायर इंटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, राइट। अगर यही फॉर्मूला हाइड्रोजन के लिए लिखना हो तो z की जगह 1 पुट कर दीजिए, बाकी सभी फॉर्मूला कॉमन रहेगा, राइट। सो En को रिप्रेजेंट, आप इन सब की वैल्यू पुट कीजिए और इन सब की वैल्यू पुट करने के बाद En की वैल्यू माइनस दैट इज 2.18 इंटू 10⁻18, राइट,
जेड स्केयर अपॉन एन स्केयर जूल पर एटम, राइट। और उसके बाद आपको बताया भाई कि इसको किलो जूल पर मोल में भी बदल सकते हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में भी, तीनों वैल्यू आपकी गिवन है, राइट। तो क्वेश्चन अराइजेस हियर व्हाई दिस नेगेटिव साइन इज यूज्ड। आप सब एक बात देखिए कि इलेक्ट्रॉन अगर अपने हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा तो हाईएस्ट एनर्जी लेवल इंफिनिटी होगा भाई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, हाईएस्ट एनर्जी लेवल होगा इंफिनिटी कहीं भी। तो अगर हाईएस्ट एनर्जी लेवल होगा तो वो कौन से ऑर्बिट में मौजूद है? इंफिनिटी ऑर्बिट में मौजूद है। और जब वो इंफिनिटी ऑर्बिट में मौजूद है तो n की वैल्यू इंफिनिटी आएगी। और आप सबको पता है 1/इंफिनिटी 0 होता है, तो ये पूरा वैल्यू जो है ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो मैक्सिमम अवे जब चला गया है कोई भी इलेक्ट्रॉन, तो वहां पर जो एनर्जी है, जो सबसे दूर फार इलेक्ट्रॉन है, उसकी एनर्जी 0 है। क्लियर है भाई? जो सबसे फार है उसकी एनर्जी 0 है, जिसको आप इंफिनिटी कह रहे हो। जो सबसे दूर है उसकी 0 है, तो उससे नजदीक वाले की तो उससे कम होगी, और 0 से कम होगी तो डेफिनेटली वो नेगेटिव होगी, इसलिए उसको नेगेटिव एज्यूम किया गया है। पॉइंट क्लियर हो गया? 0 के कंपेयर में उसको नेगेटिव माना गया है। क्लियर हो गया कि वो 0 से कम होगी। तो आप लोग समझिए 0 की किसको माना गया कि इनफाइनाइट सेल के अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी 0 है। कहीं इनफाइनाइट सेल है तो नंबर ऑफ ऑर्बिट इंफिनिटी, तो अब इंफिनिटी आप यहाँ पर करोगे इनफाइनाइट वैल्यू, तो फिर सीधा सा मामला है आपका पूरे का वैल्यू 0 हो जाएगा। और पूरे का वैल्यू 0 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ? एनर्जी 0 है। उससे क्लोजर वाले की एनर्जी कम होती है, और कम और कम और कम और कम, सबसे कम इसकी एनर्जी है। सो द पॉइंट इज क्लियर। तो ये मामला था आपका किसको लेकर? एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट एंड ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक आयंस। अब प्रश्न आता है कि बोहर रेडियस, अब प्रश्न एक बड़ा फॉर्मूला याद रखना है। तो फिर आपको मैं सजेशन देता हूं भाई, फॉर्मूला याद रखने के लिए फिर से आप लोग एक पॉइंट ध्यान रख लीजिएगा, और वो पॉइंट आपका है कि आप लोग En इंटू Rn इज इक्वल टू जेड ई स्केयर बाई 2, इतना ध्यान रखना, इतना तो आसान है। फिर आपको बड़े पाई स्केयर और दोनों फॉर्मूला में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट को। En Rn जेड ई स्केयर बाई 2। सो आप लोगों को क्योंकि Rn निकालना है, सो जेड ई स्केयर अपॉन 2 अपॉन आप क्या पुट कर दोगे En। ये सॉल्व नहीं करना, ये सिर्फ आपको याद रखने का तरीका है। क्लियर हो गया कि कैसे इसको याद रखा गया है? सो Rn इज इक्वल टू जेड ई स्केयर बाई 2 मल्टीप्लाई बाई En जो है वो आपकी वैल्यू ये है। अब इस पूरे वैल्यू को आप लोग क्या करोगे? पलट दोगे, तो जो नीचे है वो तो ऊपर चला जाएगा, n स्केयर h स्केयर, और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, और वो क्या क्या है आपका 2m पाई स्केयर e4, 2m पाई स्केयर e4। क्लियर है? क्या क्या ऊपर चला गया? n स्केयर h स्केयर ऊपर चला गया, राइट। और 2m पाई स्केयर, क्लियर हो गया? 2m पाई स्केयर और e4, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया पॉइंट, राइट। और आपका z स्केयर और n स्केयर, ये चीज भी अभी क्लियर है पॉइंट। सो क्या क्या चीजें दोबारा से ध्यान रख लीजिए कि आप किस पॉइंट को लेकर चल रहे हो। जेड ई स्केयर बाई 2 है, उसके ऊपर En से डिवाइड करना है, En से डिवाइड इससे डिवाइड करना है, तो ये टर्म तो आपकी कहां चली गई? ऊपर चली गई, n स्केयर h स्केयर, और ये जो टर्म है आपका ये सारा का सारा नीचे आ जाएगा। तो 2 नीचे आ गया, m नीचे आ गया, पाई स्केयर नीचे आ गया, e4 नीचे आ गया, z स्केयर हो जाएगा। तो दिस इज z स्केयर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, राइट। और क्या है समझिए ध्यान से, z से z स्केयर कुछ हद तक कैंसिल होगा, बोलो होगा या नहीं होगा? ओके। बाकी क्या क्या कैंसिल होगा भाई? e स्केयर से e की पावर 4 कैंसिल होगा, राइट। 2 और 2 4 हो जाएंगे, बाकी चीजें कैंसिल नहीं हो पा रही हैं। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ Rn? दैट इज, लिखते जाइए आप लोग, z तो नीचे चला गया है, e स्केयर भी नीचे ही चला जाएगा, तो ऊपर तो केवल क्या बचा? n स्केयर h स्केयर। अब भाई ऊपर तो z
से खत्म, ये तो खत्म हो जाएगा, तो ऊपर तो यही होता है, राइट। और दूसरा, और नेगेटिव साइन यूज नहीं करेंगे, रेडियस नेगेटिव नहीं होती है, वो तो समझने का एक तरीका, भाई कैसे याद रखोगे आप इसको, क्लियर हो गया। मैग्नीट्यूड यूज करोगे, बाकी चीज देखिए आप लोग रेडियस नेगेटिव नहीं होता है यार, 2 और 2 4, राइट। एन पाई स्क्वायर ई स्क्वायर और बोलिए ई स्क्वायर, दैट इज जेड और जेड स्क्वायर जेड, और फिर आप एन स्क्वायर और जेड, क्योंकि ये तो हर एटम के लिए जेड अलग अलग होगा और हर ऑर्बिट के लिए एन अलग अलग होगा, सो आर एन इज रिप्रेजेंटेड एज दैट इज एच स्क्वायर अपॉन 4n पाई स्क्वायर ई स्क्वायर एंड दैट इज n स्क्वायर अपॉन z। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, राइट, ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक आयन। तो याद रख लीजिए भाई, इसको सॉल्व करके देख लीजिए, अब आप इस फॉर्मूला को याद रखोगे। प्रॉब्लम स्टूडेंट क्या होती है कि दो एक जैसे दिखने वाले फॉर्मूला है और बहुत हद तक उनमें कंफ्यूजन पैदा हो जाता है स्टूडेंट को, तो यहाँ पर आप इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो सो आई राइट हियर, होपफुली द पॉइंट इज क्लियर। कैसे सॉल्व करोगे एक बार इसको रिपीट करके देख लीजिएगा। लेकिन अब हमारा टॉपिक आ गया रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, दैट इज h स्क्वायर अपॉन 4m पाई स्क्वायर ई स्क्वायर इनटू n स्क्वायर अपॉन z। कोई पूछा हाइड्रोजन के लिए निकालिए तो आपको z की जगह 1 रख दीजिए, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4m पाई स्क्वायर, दैट इज 4m पाई स्क्वायर। तो हाइड्रोजन की रेडियस के बारे में बात करें, राइट, किसी भी ऑर्बिट में, तो फॉर्मूला n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4m पाई स्क्वायर ई स्क्वायर, z की जगह आपने क्या कर दिया 1। हीलियम पॉजिटिव के लिए हो z की जगह 2, लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए z की जगह 3, फर्स्ट ऑर्बिट की बात करो तो n की जगह 1, सेकंड ऑर्बिट की बात करो तो n की जगह 2। बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल होंगे, सो हम लोग इस चीज को लिख लेते हैं। सो अब हमारा प्रश्न आता है कि भाई जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे, किस की, इन सब की वैल्यू पुट करोगे, सो Rn इज 52.9 n स्क्वायर बाई z एंड द यूनिट इज इन पिकोमीटर। ध्यान रखिएगा, दैट इज 52.9 n स्क्वायर अपॉन z एंड यूनिट इज टेकन इन पिकोमीटर। कई बार भाई बुक्स के अंदर और न्यूमेरिकल के अंदर जो यूनिट्स हैं वो पिकोमीटर में नहीं होती, तो पहले आप अपना प्रीवियस नॉलेज चेक कीजिए। आप सबको पता है भाई 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर होता है, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 m है, 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर है। सो रेडियस n अगर आपको पिकोमीटर की बजाय किस में बदलना हो, एंगस्ट्रॉम में बदलना हो, तो 2 से डिवाइड करना, सो 0.529 n स्क्वायर अपॉन z। अब ये किस में आ गया है, नैनोमीटर। और अगर सॉरी पिकोमीटर से एंगस्ट्रॉम 100 से डिवाइड किया है, और अगर आपको नैनोमीटर में बदलना है तो फिर इसको 10 से ही डिवाइड करने से बात बन जाएगा, बोले भाई 0.0529 n स्क्वायर अपॉन z, दिस टाइम द वैल्यू इज इन नैनोमीटर। तो ये बहुत सिंपल से टर्म है जो आपको पता होना चाहिए, क्लियर हो गया। सो अब हमारे पास रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन nth ऑर्बिट और हाइड्रोजन लाइक आयंस, ये फॉर्मूला क्लियर है। अब इन फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स लिखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले अपना फॉर्मूला को लिख लेते हैं, तो राइट, और उसके बाद कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व। सॉल्यूशन ए सिंपल न्यूमेरिकल, द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम। एक क्वेश्चन पूछा है कि कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड with the first orbit that is in a hydrogen atom, z is equal to hydrogen atom z पुट कर दीजिए, En is equal to -2.18 into 10⁻⁻18 z1 square and n square, that is 1 square, so this is the energy joule per atom. This is the next question. Calculate the energy associated with third orbit of hydrogen atom. हाइड्रोजन एटम के थर्ड ऑर्बिट,
So E3 that is minus 2.18 into 10 raised to power minus 18 and again the Z is हाइड्रोजन 1 है तो 1 स्क्वायर अपॉन थर्ड ऑर्बिट है तो 3 स्क्वायर दैट इज 9। आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन कि एनर्जी एसोसिएटेड विद सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव आयन, सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव आयन। सो द फॉर्मूला इज अगेन minus 2.18 into 10 raised to power minus 18। हीलियम में Z की वैल्यू हीलियम के लिए 2 है और सेकंड ऑर्बिट को लेकर बात हो रही है, दिस इज 2 सो दैट इज 4/4। सो दिस इज योर सिंपल क्वेश्चन। होपफुली जनरल क्वेश्चंस क्लियर है। आपसे ये पूछे कि कैलकुलेट द रेडियस व्हेन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन थर्ड ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। सो Rn का फॉर्मूला 52.9। सो Rn इज 52.9 n स्क्वायर अपॉन Z दैट इज इन पिकोमीटर। सो क्वेश्चन है थर्ड ऑर्बिट में मौजूद है, हाइड्रोजन एटम है, सो दैट इज 52.9। थर्ड ऑर्बिट में मौजूद है तो 3 का स्क्वायर, क्लियर है पॉइंट, और हाइड्रोजन है तो 100 एंड सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर पिकोमीटर में होगा। और यही क्वेश्चन अगर आपका हीलियम पॉजिटिव या लिथियम 2 पॉजिटिव के फोर्थ ऑर्बिट को लेकर है, फोर्थ ऑर्बिट, और आपसे एनर्जी भी पूछी और रेडियस भी पूछी है। सो En इक्वल टू minus 2.18 into 10 raised to power minus 18 n square फोर्थ ऑर्बिट, किधर होगा, दैट इज 16 एंड Z स्क्वायर हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। सो n Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, चेक कीजिए दोबारा से, Z स्क्वायर Z 3 स्क्वायर दैट इज 9 एंड n स्क्वायर फोर्थ ऑर्बिट दैट इज 16 अगेन जूल पर एटम, क्लियर है। और अगर रेडियस पूछ ली इसी ऑर्बिट की Rn, सो दैट इज 52.9 और अगेन n स्क्वायर अपॉन Z फोर्थ ऑर्बिट दैट इज 16 और Z न्यूक्लियर चार्ज दैट इज 3। सॉल्व कर लीजिएगा इसको और ये जो रेडियस है ये आपकी किस में आएगी, पिकोमीटर के अंदर आएगी। होपफुली द सिंपल न्यूमेरिकल्स आर क्लियर फॉर यू, राइट। बाकी भी सिंपल ही हैं लेकिन बाकी हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चलेंगे। सो द फर्स्ट जनरल क्वेश्चन आपसे पूछे कि भाई नोट कर लीजिएगा जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं कि हाइड्रोजन एटम के थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी निकालिए। हाइड्रोजन एटम के सेकंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेशन से गया होगा डेफिनेटली, राइट, उसकी रेडियस उसकी एनर्जी निकालिए आप लोग। आपसे ये पूछा जाए कि भाई हीलियम पॉजिटिव आयन जो है, राइट, उसके सेकंड ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालिए। हीलियम पॉजिटिव आयन के थर्ड ऑर्बिट की रेडियस निकालिए। लिथियम 2 पॉजिटिव आयन के फोर्थ ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालिए, राइट। लिथियम 2 पॉजिटिव आयन के सेकंड ऑर्बिट की रेडियस निकालिए, थर्ड ऑर्बिट की रेडियस निकालिए। ये बात आपसे पूछा जा सकता है, तो बहुत जनरल से क्वेश्चन है, आप लोग बात करेंगे इसके बारे में, ओके। सो मेरे सामने क्वेश्चन है कि एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम, एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम E1 minus 2.17 into 10 raised to power minus 18 जूल पर एटम। ये डाटा थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लास्ट टर्म आपने शुरू में ही पढ़ा था, अनसर्टेन टर्म होता है, तो दिस इज पॉसिबल, राइट, ठीक है। व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट के लिए क्या एनर्जी एसोसिएटेड होगी। सो आप लोगों को सबसे पहले मामला आता है कि भाई En का फॉर्मूला क्या है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। सो क्या फॉर्मूला होगा भाई, minus 2.17 into 10 raised to power minus 18, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, दिस इज योर फॉर्मूला। होपफुली द पॉइंट इज क्लियर, राइट। क्योंकि क्वेश्चन हाइड्रोजन एटम को लेकर चल रहा है तो आप लोग Z की जगह तो क्या रखोगे, 1 रखोगे, राइट। और क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिट, और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 5 क्या लिखोगे, आपका जो भी वैल्यू है आप लोग निकाल लीजिएगा, क्लियर हो गया। और जूल पर एटम में ही चल रहा है तो जूल पर एटम में ही आएगा। दूसरा पूछा कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोहर्स फिफ्थ रेडियस फॉर हाइड्रोजन एटम, बोहर फिफ्थ रेडियस। सो अगेन फॉर्मूला Rn इज इक्वल टू
52.9, क्लियर है पॉइंट, एंड दैट इज n स्क्वायर अपॉन z, n स्क्वायर अपॉन z, राइट। और ये जो है ये सारा पिकोमीटर में है। सो 52.9 n स्क्वायर दैट इज फिफ्थ ऑर्बिट, 5 स्क्वायर और हाइड्रोजन एटम के लिए हो रहा था, उसका न्यूक्लियर चार्ज बना है, राइट। पिकोमीटर में आपका आंसर आ जाएगा। पॉइंट इज क्लियर। और मान लीजिए एमसीक्यू है और आंसर नैनोमीटर में है, तो नैनोमीटर के अंदर कर लीजिएगा भाई, क्लियर हो गया। एंगस्ट्रॉम में तो एंगस्ट्रॉम में कर लीजिएगा, आपको अभी यूनिट कन्वर्ट करना बताया ही था, क्लियर है पॉइंट, ओके। क्वेश्चन है कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव आयन, हीलियम पॉजिटिव आयन और फर्स्ट ऑर्बिट सीधा सा मतलब n इक्वल टू, फॉर्मूला आपके सामने क्लियर है, इसलिए मैंने फॉर्मूला अलग किया ही नहीं तुम्हारे लिए, कि हाइड्रोजन के लिए अलग करो लिख के, आप सबके लिए एक ही ध्यान रखिएगा, En इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10 रेज़ टू पावर -18 दैट इज n स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर, फॉर्मूला ध्यान के रखिए, z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, द पॉइंट इज क्लियर, राइट। सो अब मामला आता है भाई हीलियम पॉजिटिव है, z की वैल्यू 2 है, फर्स्ट ऑर्बिट है, n की वैल्यू 1 है, कर लीजिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट r1 is that is 0.529 एंगस्ट्रॉम, 0.529 एंगस्ट्रॉम। आप लोग तुरंत ही फॉर्मूला लिखेंगे ना, Rn का फॉर्मूला क्या होगा 0.529, क्योंकि आप लोग पिकोमीटर के अंदर लिख रहे थे, अब एंगस्ट्रॉम के अंदर क्वेश्चन आ गया है, राइट। तो और बाकी चीजें तो आपके n स्क्वायर अपॉन z तो कॉमन रहेगा, दैट इज n स्क्वायर अपॉन z। आगे क्वेश्चन में पूछा है भाई, द पॉइंट इज क्लियर, कि द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव आयन। सो अब आपको हीलियम पॉजिटिव ये तो दे रखा है किसके लिए, हाइड्रोजन एटम और फर्स्ट ऑर्बिट, आपको निकालना है थर्ड ऑर्बिट। सो n इज इक्वल टू 3 और हीलियम पॉजिटिव आयन, सो z इज इक्वल टू 2, बस पुट कर दीजिएगा और n की जगह z की जगह रेडियस, क्लियर है पॉइंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा इसी में, एंड सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव आयन, क्योंकि ये हीलियम पॉजिटिव आयन के थर्ड ऑर्बिट के बारे में बात कर रहे थे, और अब क्वेश्चन है लिथियम 2 पॉजिटिव का सेकंड ऑर्बिट। सो लिथियम 2 पॉजिटिव z इज इक्वल टू 3, सेकंड ऑर्बिट n इज इक्वल टू 2, रेडियस पूछा है तो भाई वैल्यू पुट कर दीजिए आप लोग। होपफुली द क्वेश्चन आर वेरी इजी, सारा खेल फॉर्मूलों का है, फॉर्मूला आप लोग बार बार लिख के देखिए, आपको समझा दिया कैसे याद रखोगे, मेन फॉर्मूला कैसे याद रखोगे और मैथमेटिकल फॉर्मूला कैसे याद रखोगे, तभी चीज़ें आगे अच्छे से कवर हो पाएंगी, ओके। एक क्वेश्चन पूछा है कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन टू द थर्ड, r2 अपॉन r3, ये पूछा है, हाइड्रोजन एटम के लिए पूछा है, हाइड्रोजन एटम। सो R2 का फॉर्मूला भाई बताइए, 52.9 इंटू n स्क्वायर अपॉन z, n स्क्वायर को 1 स्क्वायर लिख दीजिए, राइट, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है नहीं सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो n स्क्वायर अपॉन z को खत्म कर दीजिए, हाइड्रोजन एटम के लिए z बन गए, अगेन 52.1 और n स्क्वायर इज द थर्ड ऑर्बिट। सो 52 इंटू 2 स्क्वायर सेकंड ऑर्बिट और 52 इंटू 3 स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, सो दैट इज 4:9। दिस इज योर क्वेश्चन, क्लियर हो गया। यानी क्वेश्चन क्या था कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड दैट ऑफ थर्ड ऑर्बिट, क्लियर हो गया, हाइड्रोजन एटम के सेकंड और थर्ड ऑर्बिट की रेडियस का रेशियो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम En, द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -1.312, राइट, इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 अपॉन n स्क्वायर
राइट, एंड जूल पर मोल, जूल पर मोल। पहले जूल पर एटम था, इस बार क्वेश्चन जूल पर मोल है। क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। इसका मतलब E1 से जंप करके कहाँ जाना है, E2 में जाना है। तो आप लोग E2 का एनर्जी निकालिए और E1 का निकालिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्या होगा, E2 निकालने के लिए क्या करोगे भाई, सेकेंड ऑर्बिट सिर्फ यहाँ 2 रखोगे, E1 निकालने के लिए क्या रखोगे, 1 रखोगे, फुली सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में दूसरी चीज पूछी है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। अभी फर्स्ट एक्साइटेशन का मतलब है कि एक से दूसरे में जंप करेगा, और आयोनाइजेशन का मतलब है कि कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, उसको छोड़ के बाहर चला जाएगा। बाहर का मतलब इंफिनिटी में चला जाएगा। तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी निकालना हो तो E इंफिनिटी माइनस E1 में तो मौजूद है ही, और कहाँ जाएगा भाई, E1 से E इंफिनिटी तक जाएगा। और आप सबको पता है n की जगह इंफिनिटी रखते ये तो 0 ही आ गया, तो ये तो आपका सॉल्व हो जाएगा। और माइनस E1 का आप लोग वैल्यू पुट कर दीजिएगा, दैट इज यहाँ पर। क्लियर है पॉइंट। सो दिस इज द आयोनाइजेशन एनर्जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.312 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6, और n की जगह 1 पुट करना, सो योर आंसर इज 312 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6। दिस इज द आयोनाइजेशन एनर्जी। होपफुली द पॉइंट इज क्लियर फॉर यू। ओके, वन वेरी स्मॉल टॉपिक दैट इज क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन क्या कहता है समझिए ध्यान से, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, राइट। सो दैट इज माइनस 2.18 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 18। क्लियर हो गया। एंड दैट इज अनदर जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। दिस इज हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक आयंस, और हाइड्रोजन के लिए हो तो जेड की जगह 1 रख दो, सो अपॉन एन स्क्वायर, राइट, एंड जूल पर एटम। दिस इज योर पॉइंट। क्लियर है। अब प्रश्न आता है कि भाई अगर आप n के बारे में बात करो तो n किसी भी ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता था, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4, राइट। n की वैल्यू जो है वो कोई भी होल नंबर होगी, n नेवर बी इक्वल टू एनी फ्रैक्शनल वैल्यू, किसी भी फ्रैक्शनल वैल्यू के इक्वल नहीं होगा, राइट। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन की सभी पॉसिबल वैल्यूज, एनर्जी की सभी कोई भी पॉसिबल वैल्यू नहीं हो सकती है। इसका पॉसिबल वैल्यू का मतलब यह है कि अगर मान लो कोई कहे कि भाई 500 जूल पर एटम है, तो आप बोलिए 500 जूल पर एटम को अगर आप इस एनर्जी से डिवाइड करोगे, राइट, तो आपके पास एक होल नंबर आना चाहिए। अगर वो होल नंबर आ रहा है तो सीधा सा बात हो, कोई पर्टिकुलर ऑर्बिटर फ्रैक्शन आ रहा है तो इसका मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, वो ऑर्बिट नहीं है। इसके बारे में हमने पहले पिछली क्लास में भी बात किया था। तो n जो है वो फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। इसका सीधा सा मतलब ये निकला कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी की वैल्यू है वो कोई भी एक पॉसिबल वैल्यू नहीं हो सकती। इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लॉस करेगा और इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करेगा। इस तरीके से लॉस और गेन करे, ग्राउंड से एक्साइटेड में जाए या एक्साइटेड से ग्राउंड में, गेन करे लॉस करे, इस तरीके से कि n की वैल्यू हमेशा होल नंबर हो। और ऐसा तभी होगा, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। इसका सीधा सा मतलब है कि फ्रैक्शनल में कभी नहीं होगा, हमेशा होल नंबर में होगा, ठीक है। तो हम यूं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी लॉस और गेन कंटिन्यूअस मैनर में नहीं करेगा। कंटिन्यूअस मैनर का मतलब थोड़ा लॉस किया, लॉस किया, लॉस किया, लॉस किया, लॉस किया, लॉस किया और यहाँ पहुंचा। जब लॉस किया तो फिर यहाँ पर कोई एक पॉइंट आएगा जहां पर वो फ्रैक्शन हो सकता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा डायरेक्ट यहाँ जंप करता है, और जब यहाँ जंप करेगा तो n का जो वैल्यू है वो हमेशा ही क्या आएगा, होल नंबर आएगा, वो कभी भी आपका फ्रैक्शनल नहीं होगा। और इसी जंप करना, डिसकंटिन्यू होना, इसे ही क्वांटाइजेशन कहा गया है। क्वांटाइजेशन शब्द का मतलब है भाई कि रेडिएंट एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब इन जंप रेदर देन द कंटिन्यूअस फ्लो इन जंप। जैसे टैप पे पानी चलता है ना, ऐसे, नॉट द कंटिन्यूअस फ्लो, ऐसे नहीं, कंटिन्यूअस फ्लो नहीं, जंप के अंदर चलेगा। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब है कि डिसकंटिन्यू पैटर्न, एक से दूसरे में जंप किया, पूरा एनर्जी एक साथ एमिट किया और उसी एनर्जी की पूरे की वेवलेंथ एक साथ स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर ऑब्जर्व किया।
ऐसा नहीं है कि धीरे 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 इमिट करता गया, कभी अलग वेवलेंथ दिखा, कभी ऐसा नहीं है। तो क्वांटाइजेशन का मतलब है सीधा जंप करके एक जगह से एक जगह तक पहुंचना। सो दिस इज अनदर पॉइंट। इसके तुरंत बाद बात आता है कि भाई अब बोर साहब ने बड़ा मेहनत किया, रेडियस बता दिया, एनर्जी बता दिया, लेकिन दुनिया है भाई कमी निकालना, और विज्ञान का काम तो है ही कमी निकालना, और कमी निकालते हैं तभी एक नए रिसर्च के आधार तैयार होता है। ध्यान रखना, विज्ञान हमेशा अपनी आलोचना को बहुत सकारात्मक लेता है। विज्ञान में एक बहुत बड़ा स्पेस है अपनी आलोचना के लिए, राइट, क्योंकि हर आलोचना एक नए रिसर्च को जन्म देती है। क्लियर हो गया? तो लॉजिकल जो भी आलोचनाएं होती हैं उनके बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपके बौर साहब ने बात किया, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। किन किन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए भाई? वो किसी भी मॉलिक्यूल के शेप के बारे में बात नहीं कर पाए कि कोई मॉलिक्यूल है उसकी शेप कैसे होगी। आगे आप नेक्स्ट चैप्टर्स में शेप के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे। शेप के बारे में वो इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं किया। करना चाहिए था, एटम के बारे में बात है तो भाई उसका मैग्नेटिक फील्ड में बिहेवियर क्या होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बिहेवियर कैसा होगा, उसके बारे में भी उन्होंने ज़्यादा बात नहीं किया। उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन वाले हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक आयंस पे तो बात किया, लेकिन मोर देन वन इलेक्ट्रॉन के स्पेक्ट्रम के ऊपर भी बात नहीं किया। मोर देन यानी जहां एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे किसी एटम के स्पेक्ट्रम के ऊपर उन्होंने बात नहीं किया। दिस इज अनदर पॉइंट। क्लियर हो गया? और मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, उन्होंने एटम के जिन दो पॉइंट्स के बारे में बात नहीं किया, दैट इज ड्यूल नेचर और अनसर्टेनिटी। यही अब आपके दो टॉपिक बचे हैं। इसके बाद अब आप ये दोनों पढ़ने के बाद आप अपनी मेन केमिस्ट्री के अंदर एंटर कर जाओगे कि ड्यूल नेचर का मतलब कि कुछ साइंटिस्ट कह रहे थे कि एटम जो है उनका नेचर वेव लाइक है, कुछ कह रहे थे उनका नेचर पार्टिकल लाइक है, राइट। तो फाइनली उनके नेचर को कैसा कहा गया? ड्यूल का मतलब है दोनों जैसा, दोहरा व्यवहार, राइट। और अनसर्टेनिटी का मतलब अस्थिरता। आखिर इन चीज़ों का क्या मतलब निकलता है, नेक्स्ट क्लास में हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अच्छे से पढ़िए। बोर्स मॉडल 2 लेक्चर्स में पूरा हुआ है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर हमने बात किया है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो अच्छे से एक बार स्टडी कर लीजिएगा इसको। दैट्स ऑल फॉर टुडे।